प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना दूसरा पाठ वर्णमाला और मात्राएं इन्हें कर रहे थे। तो कल हमने आपको वर्णों के बारे में बताया था, वर्णों के भेद बताए थे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा हमने आपको कुछ विशेष ध्वनियों के बारे में बताया था, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में, कि विशेष ध्वनियाँ किस तरह जब हम शब्द बनाते हैं तो वो मदद करती हैं हमारे। स्वर और व्यंजन में हमने क्या अंतर बताया था? स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था, स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र जो स्वर होते हैं वो दो विधि से शब्दों का निर्माण करते हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से, और इसका उदाहरण आपको बता ही देते हैं। स्वर, क्योंकि हमें मुख्य चीज़ है मात्राओं के बारे में भी जानकारी लेनी है, तो जो मात्राएं स्वर ही होते हैं, तो स्वर दो प्रकार से शब्द निर्माण करते हैं या शब्द बनाते हैं। हम भाषा में हम शब्द बनाते होते हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से, दूसरा है मात्राओं के रूप में। मात्राओं के रूप में, मात्रा के रूप में। तो स्वतंत्र रूप से किस तरह? इसमें उदाहरण के तौर पे हम कहें, जैसे कि अमरूद, जो शब्द है अमरूद, आज तिथि है 10, तो अमरूद एक फल का नाम है। हमने यहां देखा और जो है स्वतंत्र, तो है स्वतंत्र रूप से शब्द निर्माण में मदद कर रहा है। दूसरा है आम, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से शब्द का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा हम इमली, तो यहाँ पे छोटी ई है जो वो सब स्वतंत्र रूप से शब्द का निर्माण कर। दूसरा तरीका है मात्रा के रूप। मात्रा के रूप में कैसे? जैसे कि कलम, ये उदाहरण है, ये मैं उदाहरण के रूप में रहा हूं। कलम, तो यहाँ कलम असल में अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए आपको सारे व्यंजन ही दिख रहे हैं, इसमें अ में कोई मात्रा नहीं होती, तो कलम। दूसरा आ, अब एक काम या कान की बात करें, कान, इसमें हमने देखा अ की मात्रा का प्रयोग किया गया। दूसरा है किसान, तो यहां पे हमने देखा ई मात्रा के रूप में प्रयोग की गई, क पे छोटी ई की मात्रा लगी। तो इस तरह से स्वर दो प्रकार से शब्द निर्माण करता है। एक तो स्वतंत्र रूप से भी कर सकता है, या फिर
मात्रा के रूप में भी कर सकता है। अब हमने आपको स्वर और व्यंजनों से बनने वाले शब्द लिखवाए थे, आपको याद भी होंगे, आप इसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो वर्णमाला के। उसके बाद हमने आपको स्वरों और उनकी मात्राओं का ज्ञान कराया। अगर आपको बताना हो कि किस तरह स्वर की मात्राएं लिखी जाती हैं तो इसको भी एक बार मैं दोहरा देता हूं। तो स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं आपको बता देते हैं। जैसे हम पहला स्वर लेते हैं, स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्राएं। उनकी मात्रा एक एक करके करते हैं। पहले अ, इसकी कोई मात्रा नहीं। मैंने आपको बताया था एक अ ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सभी स्वरों की कोई ना कोई मात्रा लिखी जाती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो हम इधर लिख देते कोई मात्रा नहीं। अगर इधर क्रॉस करेंगे तो आपको लगेगा कि क्रॉस इसकी मात्रा होती है, तो लिख देते कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं। तो स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की ये शिरोरेखा, जो हम शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर जो लाइन डालते हैं उसको शिरोरेखा कहते हैं, उसके नीचे आता है। इसकी क्या पहचान है कि शिरोरेखा से नीचे रहते हैं। ये ऊपर क्या है, शिरोरेखा, और एक सीधी जो रेखा है आ की मात्रा। अब चलते हैं ई, छोटी ई। ये बाएं तरफ से लगती है, ये इस तरह होती है। शिरोरेखा यहां पे है। बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होगी शिरोरेखा से। उसके बाद ऊ, उसके बाद हम लिखेंगे छोटा ऊ। ये इसकी क्या पहचान है, ये वर्णों के नीचे लगती है। छोटा ऊ जो होता है वह वर्ण के नीचे आता है, इस तरह लिखा जाता है। और जो बड़ा ऊ है उसे इस तरह लिखा जाता है। फिर आगे चलते हैं। री, री भी वर्ण के नीचे आता है। जिस वर्ण के नीचे आता है इस तरह ही लिखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ए, ए की मात्रा ये शिरोरेखा के ऊपर ही आती है और इसी इस तरह से लिखा जाता है। शिरोरेखा से ऊपर रहती है किसी भी वर्ण के ऊपर। ए, ये भी शिरोरेखा के ऊपर आती है इस तरह। तो दोनों ये शिरोरेखा के ऊपर है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये वर्ण के नीचे आते हैं। री भी वर्ण के नीचे लगती है। अब आ जाते हैं ओ, बहुत आसान है। ये मात्रा हम इस तरह लगाते हैं। ये वर्ण के पीछे आती है, किसी वर्ण के पीछे आती है।
पीछे आती है। तो व्यंजन के साथ मात्रा लगने पे शब्द बनते हैं। हमने आपको कल बताया था कि व्यंजन के साथ मात्रा लगने पे शब्द बनते हैं। वैसे जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जो व्यंजन है और ये जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा वो मात्रा के ही रूप में किसी शब्द का निर्माण करते हैं। इसका हमने आपको अभ्यास करवा ही दिया है। तो आज हम कुछ स्वतंत्र रूप से स्वरों का जो किस तरह प्रयोग होता है वो भी बताएंगे। इसमें सभी आपने बचपन में भी पढ़ रखा है। तो स्वर और उनकी मात्राएं आपने देखी और स्वतंत्र रूप से स्वर कैसे बनते हैं इसके लिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग, स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग पहला है अ से अनार, अमरूद, ये उदाहरण मैंने आपको दिए थे। अनार या अमरूद। तो हमने देखा यहाँ स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना रहा है। जरूरी नहीं है कि स्वर हमेशा मात्रा के ही रूप में किसी शब्द का निर्माण करे, स्वतंत्र रूप से भी फिर शब्द बना सकता है। तो यही हम आपको बता रहे हैं। आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, गरी, ऋषि, उसके बाद चलते हैं एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, तो ये थे
स्वर स्वतंत्र रूप से किस प्रकार शब्द का निर्माण करते हैं, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो शुरुआत करते हैं। अब अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही आसान अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो आज हम उन्हें ही करेंगे। तो सीधा अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न है, पहला है कलश से छांटकर स्वर और व्यंजन अलग अलग क्रम से लिखो। तो एक कलश के अंदर ये दोनों हैं, कौन कौन से स्वर और व्यंजन, हमें उनको अलग अलग करके लिखना है। बहुत आसान है। कलश से छांटकर, कलश से छांटकर स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन स्वर और व्यंजन अलग अलग क्रम से लिखो। अलग अलग क्रम से लिखो। क्रम से लिखो। तो कौन कौन से कलश में हमने दे रखे हैं। सबसे पहले हमें उन्हें लिखना है। तो झ, सभी वर्णों को, इसमें सारे मिले हुए हैं, आप देख रहे होंगे। झ, ए, ज, फ, च, म, उ, प, या, ओ, औ, आ, ई, ए, ब, छ, ओ, बड़ा ऊ, अ, ई, भ। अब हमें पता है ये वर्ण दो तरह के होते हैं। स्वर इसके नीचे लिखेंगे और व्यंजन जो है यहाँ। तो छांट करके लिखना, पहचानना है। मान लीजिए कि इस कलश में वर्ण मिल गए हैं आपस में, स्वर और व्यंजन। अब हम उसमें से एक एक निकालेंगे और स्वर के नीचे स्वर वाले वर्ण लिखेंगे और व्यंजन के नीचे व्यंजन वाले वर्ण लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला झ, ऐसे एक एक करके करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। तो पहला है झ, हमें पता है झ व्यंजन होता है। ए स्वर है तो स्वर के नीचे ही लिखेंगे। तीसरा है ज,
ज है हमारा व्यंजन, प भी व्यंजन है, प को नीचे लिखेंगे। च भी हमारा व्यंजन है, म भी व्यंजन है, उ स्वर है, उ स्वर है तो स्वर के नीचे लिखेंगे। प फिर से व्यंजन, उसके बाद में औ स्वर, आ ये भी स्वर, ई बड़ी ये भी स्वर, फिर आया ए ये भी स्वर, व्यंजन है यहाँ। उसके बाद आगे ब भी व्यंजन है, फिर छ भी व्यंजन है, ओ स्वर, ओ स्वर है, बड़ा ऊ या ऊ ये भी स्वर है, अ स्वर है, भ व्यंजन है, और छोटा ये स्वर है। तो हमने इनको इस तरह से छांट कर लिया। तो स्वर के नीचे सभी स्वर आ गए, व्यंजन के नीचे कलश के सभी व्यंजन भी आ गए। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। तो आप बच्चों इसको पेंसिल से करेंगे और इसे हम अपने हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3 में ही करेंगे। तो जितने भी बुक के एक्सरसाइज हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, जगह दिया हुआ है, उन सबको हम अपने बुक में ही करेंगे। तो नोटबुक में क्या करेंगे? नोटबुक में हम केवल परिभाषाएं लिखेंगे। जो नोटबुक है, कॉपी हमने बना रखी हिंदी की, उसमें परिभाषा लिखेंगे। लेकिन अभ्यास जो प्रश्न है, जैसे ये पहला हमने अभ्यास प्रश्न भी किया, इसमें पूरा जगह दिया हुआ, तो पेंसिल का प्रयोग करते हुए इसको हम भरेंगे। अगला है हमारा चित्र देखकर उचित स्वरों का प्रयोग करो। चित्र दिए हुए हैं और हमें उचित प्रयोग करके शब्द की रचना करनी है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। चित्र देखकर उचित स्वरों का प्रयोग करो। उचित स्वरों का प्रयोग करो। कौन कौन से हैं चित्र? तो सब बच्चों के पास बुक है ही है, तो मुझे तो चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसमें क्या देखा? कौन सा शब्द है? खली। तो इसमें क्या लिखना है कि ये शब्द पूरा हो जाए? चित्र में लिख रहा है ओखली है, और हम इसको क्या लिखेंगे? कौन सा स्वर लिखेंगे इसमें? ओ
स्वर क्या है? ओ। शब्द क्या बना? ओखली। दूसरा क्षेत्र बहुत आसान, लिखा है नख। एक बार पहले प्रश्नों को ही लिख लेते हैं। न, शब्द दिया है न, और तीसरा जो है लकड़ियां, लकड़ियों में आग जल रही है। और शब्द है दिया है ग। क्या दिया है? ग। तो हमें इसे पूरा करना है, बहुत आसान है। तो ये है ऐनक, एनक। ऊन का गोला दिख रहा है, बड़ा ऊ है, ऊन। और ये है आग, और में आग की मात्रा, और ग, आग। तीसरा है हमारा रचनात्मक कार्य। बच्चों, तो ये हो गया हमारे अभ्यास प्रश्न। इसमें 2 ही अभ्यास प्रश्न थे। अब हम अपने रचनात्मक कार्य पे चलते हैं। तो रचनात्मक कार्य में आपको क्या करना है? इसमें अपने पढ़ाई में काम आने वाली 5 चीज़ों के चित्र बनाओ और उसके पहले नाम का अक्षर देखो। बताओ कि वह स्वर है कि व्यंजन। तो हमारा तीसरा रचनात्मक कार्य है। इसे आप चार्ट पेपर में करेंगे, ड्राइंग शीट में करेंगे। किसमें करेंगे? ड्राइंग शीट में। तो ये था हमारा तीसरा रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। तो इसमें आपको पढ़ाई से कोई भी संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि पेंसिल, पहला शब्द मैंने आपको बताया पेंसिल, पेंसिल। तो पहला शब्द क्या है? स्वर है कि व्यंजन? तो आप लिखेंगे व्यंजन। दूसरा है रबर, रबर। तो पहला वर्ण क्या है? ए बी, व्यंजन। इसी तरह आपको 5 चीजें जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो गई, 2 मैंने बता दी, 3, 4, 5। तो ये 5 चीजों के नाम लिखना है और उनका पहला वाला जो शब्द बन रहा है, उसका पहला वाला जो वर्ण है उसको देखना है। जैसे पेंसिल में हमने प देखा, रबर में हमने र देखा। तो हमने क्या देखा कि प क्या होता है? व्यंजन होता है। प क्या है? व्यंजन। ठीक उसी तरह रबर का जो र है वो भी व्यंजन है। तो हमें ऐसे ही लिखना है 5। और इसे किस में करेंगे? बच्चों एक ड्राइंग शीट में ले लेंगे, उसमें करेंगे, फोटो क्लिक करिएगा, मेरे ईमेल पे सेंड कर देंगे। तो ये था हमारा रचनात्मक कार्य। तो हमने इसमें स्वरों के बारे में जाना, वर्ण के बारे में जाना। स्वर और व्यंजन तो उसके भाग ही थे, और किस प्रकार जो स्वर हैं वो मात्रा के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अभ्यास प्रश्न और रचनात्मक कार्य। आप परिभाषाएं नोटबुक में लिखेंगे और इनका अभ्यास करें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे।